सबा एक अमीर बाप की बेटी थी जिसे दौलत की कोई कमी न थी। माँ बाप के लाड प्यार और बेबहा दौलत ने उसके जहन को बिगाड़ कर रख दिया था, जिसकी वजह से वो लोगों की कदर करना भी भूल गई थी। वो नाजुक अंदाम और गुड़िया जैसी दिखने वाली लड़की आहिस्ता आहिस्ता मगरूर होती जा रही थी, और सबसे बड़ी बात उसकी खूबसूरती उसकी दौलत को चार चांद लगाती थी। उसे जो भी एक नजर देखता बस देखता रह जाता। एक रोज वो अपने कॉलेज में क्लासरूम के बाहर अपनी दोस्त का वेट कर रही थी कि उसने दूर से एक लड़के को आते हुए देखा। वो उसे पहली नजर में ही पहचान गई। ये अली था, और वो सर शकील के पास किसी काम के सिलसिले में आया था। अली एक मजबूत जिस्म का मालिक और हसीन नौजवान था। पूरे कॉलेज में बस एक यही लड़का था जो सबा के दिल को भाता था। वो सीधा चलते हुए आया और सबा को इग्नोर करते हुए क्लासरूम के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर दाखिल हुआ तो सबा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल उसके सीने से निकलकर अली के पीछे पीछे चलता जा रहा हो। उसने चाहा कि हाथ बढ़ाकर अली को रोक ले, लेकिन वो अपनी बदनामी के डर से ऐसा न कर सकी। वो बस दरवाजे के दरमियान में खड़ी हुई अली को तके जा रही थी। न जाने कब छुट्टी के लिए घंटी बजी, उसे मालूम ना हुआ। इतने में उसकी दोस्त जिसका वो इंतजार कर रही थी वहां आ पहुंची। उसने सबा को कंधे से झिंझोड़ा। अरे यार सबा, किन ख्यालों में खोई हुई हो? चलो अपना बैग उठाओ। ये सुनते ही सबा ने एक नजर अली को गौर से देखा और अपना बैग उठाने लगी। वो अपने ख्यालों में खोए खोए कदम उठाती हुई कॉलेज से बाहर आ गई, और काफी देर तक उस पे यही कैफियत ही तारी रही। अब आए रोज सबा अली की तलाश में कॉलेज में मारी मारी फिरा करती थी, मगर वो इतना संगदिल था कि उसने कभी आंख उठाकर भी सबा की तरफ न देखा था। हालांकि कॉलेज के सारे लड़के सबा के आगे पीछे फिरते, लेकिन अली के सिवा सबा के दिल को कोई भी ना भा रहा था। जल्द ही सबा ने अली के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली। वो काफी गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, और हाल ही में उसके वालिद फौत हो चुके थे। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था, और कॉलेज टाइम के बाद एक वर्कशॉप में जॉब किया करता था। अपने वालिद की वफात के बाद शायद उसे एक अच्छी नौकरी की तलाश थी। अगले ही दिन सुबह नाश्ते की मेज पर सबा अपने वालिद से मुखातिब हुई। पापा, अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो आप मानेंगे? उसने सवालिया नजरों से देखते हुए अपने वालिद को मुखातिब किया। हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन जो हम भला तुम्हारी बात न मानेंगे? सबा के वालिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, वो मेरा एक क्लास फेलो है। क्या आप उसे अपनी फैक्ट्री में कोई अच्छी सी जॉब दे सकते हैं? सबा की ये बात सुनकर उसका वालिद मुस्कुराने लगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम कहो तो मैं उसे अपनी फैक्ट्री में मैनेजर रख लेता हूँ। ये कहकर उन्होंने एक जोरदार कहका लगाया और वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ठीक है बेटा, मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देर हो रही है। तुम अपने क्लास फेलो से कहना कि कल 2 बजे आकर मुझे ऑफिस में मिल ले। बस ये सुनकर सबा खुशी खुशी अपने कमरे में वापस आ गई। वो अपने दिल में थोड़ी सी परेशान भी थी कि भला वो अली को कैसे मनाएगी। वो तो उसे देखना भी पसंद नहीं करता। खैर, जो होगी देखा जाएगा। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें किसी के लिए मतलाशी हो। वो अभी इसी कैफियत में थी कि उसे सामने वाले पार्क में अली नजर आ गया। सबा के कदम तेजी से उसकी जाने बढ़ने लगे। उसके पास पहुंचते ही सबा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अली, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? जी जी जरूर, कहिए, क्या काम था आपको? अली ने अपने माथे पर तेवरी चढ़ाते हुए बोला। दरअसल मैं ये कहना चाहती थी कि मेरे वालिद की फैक्ट्री में एक काबिल और ईमानदार बंदे के लिए वैकेंसी खाली है। अगर तुम चाहो तो मैं वहां तुम्हें एडजस्ट कर सकती हूँ। सबा के मुंह से ये बात सुनकर अली की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो पहले भी एक अच्छी सी जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करना चाहूंगा। क्या आप मुझे जॉब दिला सकती हैं? हाँ बिल्कुल। अली के मुंह से हाँ सुनकर सबा दिल ही दिल में खुश होने लगी थी। बस कल आप फला फला फैक्ट्री पहुंच जाइएगा। मेरी वहां पर बात हो चुकी है, आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये याद रखना, फैक्ट्री का टाइम 2 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा। अच्छा, तुम ऐसा करो, आज कॉलेज के बाद मेरे साथ चलना, मैं खुद ही तुम्हें उस फैक्ट्री में पहुंचा दूंगी। इतना कहकर वो दोनों अपनी अपनी क्लास की तरफ निकल गए। ठीक 2 बजे के करीब अली सबा की गाड़ी के पास आ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद सबा भी वहां आन पहुंची, और वो दोनों गाड़ी में बैठकर फैक्ट्री के लिए रवाना हो गए। सबा के वालिद ने अली को काम के बारे में बताया और कल से फैक्ट्री आने के लिए कहा। अली अपनी जगह से उठा
اور صبا اور उसके वालिद की तरफ मशकूर निगाहों से देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अगले ही दिन अली कॉलेज से फारिग होकर सीधा फैक्ट्री जा पहुंचा और सबा भी उसके पीछे पीछे फैक्ट्री जा पहुंची, लेकिन उसने अली को महसूस ना होने दिया कि वो भी फैक्ट्री में ही मौजूद है। इसी तरह दिन गुजरते गए और सबा की मोहब्बत अली के लिए बढ़ती गई। फिर एक रोज सबा ने इरादा किया कि वो आज अली से अपने दिल की बात कह देगी। जब वो ऑफिस गई तो उसे पता चला कि आज तो अली का निकाह था और वो अगले 2 दिन ड्यूटी पर नहीं आएगा। ये सुनते ही सबा गम के समंदर में जा डूबी। उसका दिल ऑफिस में न लगा और वो फौरन घर की तरफ भागी। जैसे ही वो अपने कमरे में आई तो अपने बेड पर गिरकर ज़ारो कतार रोने लगी। उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया था और कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। उसके वालिदैन उसकी ये हालत देखकर चंद ही दिन बाद परेशान हो गए, मगर वो उनकी बात भला कहाँ सुनने वाली थी। उसके सर पर तो बस अली के इश्क का भूत सवार था। खैर, उसके वालिदैन ने उसे काफी समझाया बुझाया और अगले दिन कॉलेज जाने के लिए तैयार किया। जैसे ही सबा कॉलेज पहुंची तो अली उसे दूर से आता हुआ दिखाई दिया। वो चलता हुआ सीधा सबा के पास आया और उसकी टेबल के करीब खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था जो उसने मुस्कुराते हुए सबा की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही सबा ने वो गुलदस्ता खोला तो उसे फूलों के साथ वहां एक कार्ड भी नजर आया। ये अली की शादी का कार्ड था। सबा को ऐसा लगा कि जैसे एक लम्हे को उसका सर चकरा गया हो, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वो गुलदस्ता अपने पास रख लिया। सबा जी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये मेरी शादी का कार्ड है और मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। बस आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरी शादी में जरूर आइएगा। कहते हुए अली वहां से पलटा और बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये सबा नहीं बल्कि कोई पत्थर की मूर्ति हो। देखते ही देखते उसकी आंखें सावन भादों बन गई और उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से तर हो गया। उसने फूलों का गुलदस्ता उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा। अब उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? भला मैं अपने अली को किसी और का होते हुए देख सकूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसकी जान ले लूंगी जो मेरी जगह लेने की कोशिश करेगा। वो कॉलेज से सीधा अपने घर आई और खुद को कमरे में कैद कर लिया। अगले ही दिन अली की शादी थी। वो सुबह सवेरे उठी और अली की शादी में जाने के लिए तैयारी करने लगी। वो अपने दिल ही दिल में खुद को समझा रही थी कि जरूरी नहीं इस दुनिया में जो भी चाहा जाए वो इंसान को मिल जाए। अली को मैं चाहती हूं ना, उसको तो इस बारे में कोई इल्म नहीं, तो फिर इसमें उसका क्या कसूर। वो अपनी गाड़ी में बैठी और अली के घर की तरफ रवाना हो गई। उसकी आंखें सावन की तरह टूटकर बरस रही थी, मगर अचानक उसकी नजर एक सामने वाले बोर्ड पर पड़ी जो सड़क की दाईं साइड पर लगा हुआ था। हर किस्म के मसाइल के लिए यहां तशरीफ लाएं। किसी की शादी रोकनी हो या महबूब को पाना हो, हर काम मिनटों में होगा। आजमाइश शर्त है। आमिला कंगना कुमारी। सबा ने जल्दी से अपने ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी अली के घर जाने की बजाय उस बोर्ड वाले रास्ते की जानिब मोड़ दी। कुछ देर चलने के बाद वो कंगना कुमारी के घर के बाहर मौजूद थी। जैसे ही सबा उसके मकान के अंदर दाखिल हुई तो उसे अंदर बैठी हुई एक बुढ़िया नजर आई जिसने जर्द रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसने सबा को देखते ही कहा, सही जगह पर आई है लड़की तू। तुझे तेरे मन की मुराद यहां से जरूर मिलेगी। तेरा हर काम होगा। मैं जानती हूं तू किसके लिए बेकरार है। उसने सबा के चेहरे को देखते ही भांप लिया था। उसकी ये बात सुनकर सबा फिर से रोने लगी और बुढ़िया के साथ बैठकर उसको पूरी कहानी सुनाई। सबा की कहानी सुनने के बाद कंगना कुमारी ने सबा का हाथ पकड़ दिया। बेटा, तू परेशान ना हो, इसका भी हल मेरे पास मौजूद है। बस तुझे 50,000 रुपया देना होगा और तेरा महबूब तेरे कदमों में होगा। लेकिन याद रख, तुझे एक और भी कुर्बानी देनी होगी, अपने सबसे अजीज दोस्त की। और फिर 3 दिन एक जाप करना होगा। अगर ये शर्तें तुम्हें मंजूर हैं तो कल मेरे पास आ जाना। और हाँ, याद रखना, पैसे लाना ना भूलना। सबा जैसे ही उस मकार बुढ़िया के घर से निकली तो उसके दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई। क्या कहीं मैं गलत तो करने नहीं जा रही? ये ना हो कि ये बुढ़िया कोई ऐसा अमल कर दे जिससे मैं गुनहगार हो जाऊं। चंद लम्हों के लिए उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा था, लेकिन अली का ख्याल आते ही उसके हवास पर गुस्से ने अपना काबू जमा लिया। वो इसी कैफियत में अपने घर आ गई और आहिस्ता आहिस्ता इस ख्याल को अपने दिल से भुलाने लगी। हर गुजरने वाला दिन उसे अली की याद में तड़पाए रखता, लेकिन उसने खुद पर मुसलसल जबर रखा। इसी कैफियत में तकरीबन सबा ने 1 साल गुजार दिया।
लेकिन फिर भी वो अली को ना भुला पाई। एक रोज वो अपने घर से निकली और 50,000 रुपया लेकर सीधा कंगना कुमारी के पास जा पहुंची। कंगना ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। सबा उसके पास बैठते ही फिर से रोने लगी। सब्र रख बेटा, धीरज रख। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तेरा ये काम मुकम्मल कर दूंगी, लेकिन तूने बहुत वक्त जाया कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, अब भी तेरा काम हो जाएगा। उस मकार आमला ने हंसते हुए सबा को देखा। वो अम्मा जी, अब तो उसकी एक बच्ची भी हो गई है। भला अब ये कैसे मुमकिन होगा? मैंने अपने दिल को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन अली मेरे दिल से निकलता ही नहीं। ये सब जानने के बावजूद भी मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ। सबा की ये बात सुनकर कंगना कुमारी ने उसे फिर तसल्ली दी। मेरी बात गौर से सुन बेटा, तेरा काम हो जाएगा, घबरा नहीं। बस उस लड़के और लड़की की तस्वीर लाना पड़ेगी और साथ ही लड़की का एक सूट। बस कल या परसों तुम ये दोनों चीजें ले आना, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर उसने सबा से 50,000 रुपए मरोड़ दिए। जैसे ही सबा वहां से निकलने के लिए मुड़ी तो उसने फिर सबा को आवाज दी, और हाँ याद रखियो, घर वालों से इजाजत लेकर आना, क्योंकि तुझे 3 दिन तक घर से बाहर रहना है। ये सुनकर सबा ने इस बात में सर हिला दिया और वहां से निकल गई। सबा फौरन ही अपने घर आई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि अली और उसकी बीवी को किस तरह शीशे में उतारना चाहिए कि मैं उन दोनों की तस्वीरें भी हासिल कर लूं और उसकी बीवी का पहना हुआ सूट भी। फिर अचानक ही उसके लबों पर एक गहरी सी मुस्कुराहट फैल गई। अगले दिन सबा खुशी खुशी तैयार हुई और अली के घर चली गई। अली की बीवी महरीन भी बहुत खूबसूरत थी। उसने सबा की जबरदस्त मेहमान नवाजी की और अपनी बेटी को सबा की गोद में बिठा दिया। बेटा ये देखो, तुम्हारी फूफो आई हैं। फूफो का नाम सुनते ही सबा को जैसे करंट का झटका सा लगा। उसे महरीन की ये बात बहुत बुरी लगी थी। एक लम्हे भर में उसे महरीन से नफरत होने लगी। खैर उसने इस बात को इग्नोर किया और अली की तरफ मुखातिब हुई। अली साहब, आपने मुझे अपनी शादी की तस्वीर नहीं दिखाई। ये सुनकर महरीन वहां से उठी और अपनी शादी का एल्बम लेकर सबा के सामने रख दिया। जैसे ही महरीन अंदर जूस लेने के लिए गई तो सबा ने झट से उसकी और अली की एक तस्वीर निकाल ली। अब मसला रहा सूट का, तो वो भी उसने जिद करके ले लिया कि मैं अपनी भाभी के लिए सूट सिलवा कर लाना चाहती हूँ। खैर सबा की जिद के आगे अली भी हार गया और महरीन ने अपना सूट लाकर उसे दे दिया। सूट और तस्वीर लेकर सबा सीधी कंगना कुमारी के घर जा पहुंची और वो दोनों चीजें उसके हवाले कर दी। शाम के खाने पर सबा ने अपने वालिद को बता दिया कि वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही है, जहां पर उसे 3 दिन लग सकते हैं। फिर दूसरे रोज उसने अपनी बेहतरीन दोस्त नाजिया को अपने साथ लिया और जादूगरनी के पास चली गई। सबा ने नाजिया को कुछ भी ना बताया, बस इतना कहा था कि हम 3 रोज के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। फिर वही हुआ जिसका डर था। सबा, नाजिया और कंगना मजीद 2 आदमियों के साथ गाड़ी में बैठ गई और जरूरी सामान भी गाड़ी में रख लिया। तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां बिल्कुल ही वीराना था। वहां से थोड़ा आगे जाकर सबा को एक मकान नजर आया। वो बहुत हैरान हुई कि इस वीराने में भला कौन रह सकता है। अगले ही लम्हे गाड़ी उस मकान के सामने जाकर रुक गई और वो सब लोग गाड़ी से बाहर निकल आए। वो सब लोग सफर से थक गए थे। मकान में दाखिल होते ही सब लोग फ्रेश हुए और कुछ देर आराम करने की खातिर कमरों में चले गए। सबा और नाजिया दोनों ही एक कमरे में सो गई और कंगना कुमारी रात के अमल के लिए तैयारी करने लगी। उसने नशे की गोलियां डालकर नाजिया को पिला दी और वो बेखबरी की नींद सो गई। जो ही रात का अंधेरा फैला, कंगना और सबा दोनों नाजिया की दाएं बाएं बैठ गई और कंगना अपने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी। फिर देखते ही देखते उसने एक बड़ा सा खंजर निकाला और सीधा नाजिया के दिल में घोंप दिया। ये देखते ही सबा की चीख निकल गई और वो जोर जोर से रोने लगी। अली को पाने की खातिर उसने अपनी दोस्त कुर्बान कर दी थी। नाजिया के जिस्म से खून उबल कर बाहर आने लगा था। फिर जल्दी से कंगना ने खून से एक कटोरा भर लिया और अपने एक आदमी को बुलाया। सबा फौरन ही वहां से उठी और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे तमाम रात नींद न आई थी और वो दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि आखिर उसने ये क्या कर डाला है, क्योंकि उसकी जान से प्यारी दोस्त का उसके सामने ही कत्ल हो गया था। अली को पाने के लिए उसे ये कुर्बानी भी देना पड़ी थी। उसके जहन में आहिस्ता आहिस्ता अली को पाने की हवस और भी बढ़ गई थी। अगली रात उसी जगह नाजिया के खून से एक दायरा बनाकर
अली और महरीन की तस्वीर उसमें रख दी गई और कंगना कुमारी सारी रात उस पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंकती रही। वो उस दायरे के बाहर आलती पालती मारे बैठी थी। फिर थोड़ी देर बाद उसने खंजर से अली और महरीन की तस्वीरों को अलग अलग कर दिया और फिर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसने खंजर उठाया और सबा की उंगली पर दे मारा। सबा दर्द से कराहा उठी और उसकी उंगली से खून निकलने लगा। कंगना ने सबा का खून एक प्याले में डालना शुरू किया और फिर महरीन के सूट पर छींटे मारने लगी। ये सारा अमल करते हुए वो अपने मुंह में मंत्र भी पढ़ रही थी। अगले दिन भी यही अमल दोहराया गया। कंगना के मुताबिक वो अपने इस अमल में कामयाब हो चुकी थी। सुबह होते ही वो दोनों शहर वापस लौट आई और सबा नहा धोकर कॉलेज चली गई। शाम को जब सबा के वालिद फैक्ट्री से घर आए तो उन्होंने सबा को बताया कि अली की बीवी महरीन का इंतकाल हो गया है। ये खबर सुनते ही सबा दिली तौर पर बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में अली से अपनी शादी के सपने सजाने लगी। बीवी की वफात के बाद अली कोई 2 हफ्ते ऑफिस न आया था। आज जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा तो सबा उसकी पहले से ही मुंतजिर थी। उसने अली को अपने सीने से लगाया और उसे बहुत तसल्लियां दी। वो उस पर इस तरह निछावर होने लगी थी कि जैसे इस दुनिया में उससे बढ़कर उसका कोई भी खैर खा नहीं। फिर वहां से जाते हुए सबा ने अली को 1 लाख रुपए दिए क्योंकि हॉस्पिटल में अली का बहुत खर्चा हो गया था और उसकी बीवी भी जान की बाजी हार गई थी। प्लीज अली देखो, तुम्हें मेरी कसम, इनकार न करना, तुम ये रकम बस मेरी खुशी की खातिर रख लो। सबा की इतनी हमदर्दी देखकर अली दिल ही दिल में उसकी बहुत इज्जत करने लगा था। घर आकर सबा ने फौरन ही कंगना को फोन किया और उसका शुक्रिया अदा किया। कंगना ने उसे यह भी बताया कि अली पक्के आम की तरह अनकरीब तेरी गोद में आ गिरेगा और तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। खैर तीसरे ही दिन अली ऑफिस आया और कोई बात किए बगैर सबा के सामने आकर बैठ गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान हो। वो किसी गहरी सोच में था। सबा सबा मेरी बात सुनो, उसने अचानक सबा को मुखातिब किया। लेकिन सबा ड्रामाई अंदाज में इधर उधर देखते हुए फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हाँ हाँ अली बोलो, मैं सुन रही हूँ। सबा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी हो और मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छी माँ भला और कहाँ मिलेगी। तुम्हारा दिल बहुत ही नरम है और तुम ही मेरी बेटी को एक लाजवाल मोहब्बत दे सकती हो। अली की ये बात सुनते ही सबा दिली तौर पर बहुत खुश हुई और उसके दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे। वो तो शुरू से ही यही चाहती थी और आज उसने ये कर भी दिखाया था। अली खुद उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था और करता भी क्यों ना। सबा ने दिलो जान से कंगना कुमारी के साथ मिलकर उस पर अमल जो कराया था। इस तरह जल्द ही चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। यानी सबा दुल्हन बनकर अली के घर आ गई और अपनी सारी मोहब्बत अली और उसकी बेटी पर निछावर करने लगी। अभी सबा की शादी को 8 माह ही गुजरे थे कि एक रात उसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। वालिद की वफात के बाद सबा और अली दोनों ही उसके वालिद की फैक्ट्री संभालने लगे। 1 साल गुजर गया था लेकिन अभी तक सबा की गोद हरी ना हुई थी। फिर एक दिन अचानक सबा की तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टरों ने उसे खुशखबरी सुनाई। अब तो जैसे अली और सबा की खुशियों का कोई ठिकाना ही ना रहा था। दोनों मियां बीवी बहुत खुश थे और अली ने फैक्ट्री का सारा काम भी संभाल लिया था। किसी की जिंदगी छीनकर हासिल की जाने वाली खुशी आखिर कितनी देर तक कायम रहती। फिर एक रोज वही हुआ जिसका डर था। अली और सबा गाड़ी में एक शादी में शरीक होने के लिए जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और यह एक्सीडेंट इतना शदीद था कि सबा की दोनों टांगे इस हादसे में चली गई थी। लेकिन अली बच गया था। उसकी दुआएं आखिर काम आ गईं। सबा की जान तो बच गई थी लेकिन वो अपनी दोनों टांगों से महरूम हो चुकी थी। व्हील चेयर पर बैठना अब उसके लिए मजबूरी बन गया था। फिर एक रात ऐसा हुआ कि अली को एक जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। सबा अपने कमरे में सोई हुई थी कि एक खटके से उसकी आंख खुल गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अली की पहली बीवी महरीन अपने सामने खड़ी हुई नजर आई। वो एक सफेद लिबास में मलबूस थी। उसे देखते ही जैसे सबा एकदम सकते में आ गई थी। फिर अचानक ही उसके लब हिले और उसकी आवाज सुनाई दी, सबा अब तो तुम बहुत खुश होगी ना। मुझे रास्ते से हटाने के लिए तुमने एक जादूगरनी का सहारा लिया। एक मुसलमान होकर तुमने काला इल्म किया। सिर्फ अपनी खुशी को पूरा करने की खातिर तुमने मेरी जिंदगी छीन ली और मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया।
लेकिन आज देख लो, तुम्हें भी उसका सिला जरूर मिल गया है। मैंने तुम्हारी जान तो नहीं ली, लेकिन तुम्हें भी मुर्दा जरूर बना दिया है। मैं तो मर गई हूं, लेकिन तुम्हारी हालत भी किसी मरे हुए से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मैं चाहती तो तुम्हारी जान भी ले सकती थी, लेकिन तुम्हारे किए गए एक अच्छे काम की वजह से मैंने तुम्हारी जिंदगी बख्श दी। क्योंकि मैं अल्लाह से डरती हूँ, उसकी लाठी बेआवाज है। शायद तुम पर आई हुई मुसीबत का मैं वसीला जरूर बनी हूँ, और खुदा की रजा के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं इस बात पर खुश हूँ कि तुमने मेरी बेटी को माँ का प्यार दिया है और मुझे इस गम से निजात दी है। मगर एक बात याद रखना, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। इंसान को अपनी करनी का भोग आखिर भुगतना ही पड़ता है, और अब तुम रहती जिंदगी तक अपने बुरे अमाल का अंजाम भुगतोगी। तुम हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो चुकी हो। किसी की जिंदगी से खेलना आसान नहीं है। कुदरत के काम में मदाखलत करोगे तो कुदरत तुम्हें जिंदा दरगोर कर देगी, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है। अब जिंदगी भर तुम्हारी आंखों से आंसू खुश्क ना होंगे। पल पल और लम्हा लम्हा इस दर्द को तुमने सहना है। अपने किए हुए गुनाह पर अपने रब से माफी मांगो, हो सकता है कि शायद वो तुम्हें माफ कर दे। बस इतना कहकर महरीन की रूह वहां से गायब हो गई और सबा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।